नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। ये प्रश्नोत्तरी जो है दोस्तों आपके लिए आने वाली परीक्षाएँ दोस्तों चाहे आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या दोस्तों एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की या दोस्तों अन्य कोई टीचर्स एग्ज़ाम किसी भी तैयारी के लिए दोस्तों ये जो प्रश्नोत्तरी बहुत ही रामबाण साबित होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज सामान्य ज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे अपन। और ये प्रश्नोत्तरी जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज। दोस्तों इसमें कुल 25 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। तो दोस्तों हम जो है आज प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में दोस्तों क्या पूछा गया देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान से जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों और ये क्वेश्चन आपके लिए आगे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं क्या है। प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया दोस्तों कि घरेलू विद्युत उपकरण में जो घरेलू उपकरण होते हैं दोस्तों उनमें जो प्रयुक्त सुरक्षा उपकरणों के लिए जो सुरक्षा फ्यूज तार का उपयोग होता है दोस्तों वो पूछा किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु से बना होता है उस धातु को दोस्तों बताना है कि उसमें क्या विशेषता होती है। चालकत्व कम होता है, प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, विशिष्ट घनत्व कम होता है। तो दोस्तों उस जो फ्यूज तार जो जिस धातु से बना होता है दोस्तों उसका गलनांक दोस्तों कम होता है। गलनांक दोस्तों वह होता है जिस पर किसी धातु को गर्म करने पर जो है वो धीरे धीरे पिघल जाती है, उसको दोस्तों गलनांक कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 धातु की एक प्लेट को बीच से काट देने पर एक छेद बनाया गया है और फिर उसमें से गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उतना ही रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा या कुछ धातुओं में बढ़ता है। तो किसी धातु की दोस्तों प्लेट को अगर उसको गर्म करते हैं और उसमें छेद बना दिया जाता है और उसको गर्म किया जाए तो दोस्तों वो छेद का जो आकार होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। इसका राइट आंसर दोस्तों बी रहेगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं दोस्तों डीजल पंप में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों डीजल पंप होता है उसमें जो ईंधन को जो दोस्तों ज्वलित करने के लिए जो तापमान होता है वो तो किस द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों ये देखेंगे। तो दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन दिए बिजली की चिंगारी द्वारा, एग्जॉस्ट से ऊष्मा को अवशोषित उपयोग करके, बैटरी द्वारा और सिलेंडरों में वायु को संपूरित करके। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, भौतिक शास्त्र से। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 0% हो, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो और आर्द्रता 100% हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आर्द्रता 100% हो तो जल जो है दोस्तों वाष्पीकृत नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं दोस्तों। रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से पीछे की ओर गई होती हैं। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से पीछे की गई होती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया दोस्तों रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच की किसी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं होता है। रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती है। रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जो है इस प्रश्न क्रमांक 5 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी है। रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जाता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों उसका बताना है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। जब किसी वस्तु को दोस्तों पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं तो उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान जो है उसका वही रहता है। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं दोस्तों। ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। दोस्तों ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि अगर ज्यादा ऊंचाई पर कोई मनुष्य ऊपर पहाड़ों पर चढ़ने से सांस लेने में कठिनाई क्यों महसूस होती है दोस्तों। 4 ऑप्शन देते हैं उच्च आर्द्रता के कारण, वायु के कम दबाव के कारण, ओजोन के कारण और दोस्तों उच्च आर्द्रता के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वायु के कम दबाव के कारण। दोस्तों जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब का मान क्या होता है दोस्तों, कम होता जाता है। वायु दाब के कम होने के कारण दोस्तों ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में कठिनाई होती है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं।
सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 8 मिनट 20 सेकंड। जो सूर्य का प्रकाश दोस्तों पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। प्रत्यक्ष संपर्क किए हुए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसमें बताना, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की जो तकनीक है वो दोस्तों क्या कहा जाता है? सुदूर संनियंत्रण, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष शटल और सुदूर अभिगमन या रिमोट एक्सेसिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सुदूर संवेदन। तो सुदूर संवेदन में क्या होता है? दूर दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक होती है दोस्तों सुदूर संवेदन। इसको दोस्तों सेंसिंग भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या पूछा गया है? दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और इनके सही विकल्पों को चुनिए। सूची 1 का दोस्तों सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों पहले से सूची 1 में मात्रक दिए हैं दोस्तों और इस साइड सूची 2 में दोस्तों भौतिक राशियां दी हैं। तो दोस्तों बताना पहले फेरेड। फेरेड दोस्तों किसका मात्रक होता है? दोस्तों फेरेड जो है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो दोस्तों ए का जो है 2 है राइट आंसर। दूसरा दोस्तों गॉस। गॉस बताना दोस्तों किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों जो गॉस मात्रक होता है दोस्तों वो मात्रक होता है दोस्तों चुंबकीय प्रेरण का। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक दोस्तों गॉस होता है। इसके बाद दोस्तों बोल्ट। बोल्ट बताना किसका मात्रक होता है? दोस्तों बोल्ट जो है विभवांतर या विभव का मात्रक होता है दोस्तों। और हर्ट्ज जो है दोस्तों आवृत्ति का मात्रक होता है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 11 देखते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों ब्रह्मांड में बताना है सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए इसमें ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व दोस्तों वो है हाइड्रोजन और इसका संकेत दोस्तों H होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री को किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कैसा रहेगा? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों अचल रहेगा, स्पष्ट एक ही दिशा में चला जाएगा दोस्तों, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, फर्श पर गिर जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। पृष्ठ क्रमांक 13 देखते हैं दोस्तों। उड़ान अभिलेखी की तकनीक का नाम क्या है? दोस्तों उड़ान जो अभिलेखी की तकनीक है उसका नाम बताना दोस्तों गहरा बॉक्स बक्सा, काला बक्सा, अंधा बक्सा और ऊंचाई मापी यंत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है काला बक्सा। इसके बाद सूर्य का ताप हम तक जो है किस विधि द्वारा पहुंचता है? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 पूछा है सूर्य का ताप जो पृथ्वी पर किस विधि द्वारा पहुंचता है? परावर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा और संवहन द्वारा। तो दोस्तों सूर्य का ताप जो पृथ्वी तक जो पहुंचता है उसकी जो विधि है दोस्तों वो विकिरण विधि कहलाती है। विकिरण विधि द्वारा जो है सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचता है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 पूछा गया दोस्तों यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहेंगे दोस्तों? दोस्तों ये घटना जो है 4 ऑप्शन दिए टिंडल प्रभाव, ब्राउनी प्रभाव, वितरण और परासरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ब्राउनी प्रभाव। ब्राउनी प्रभाव में दोस्तों ब्राउनी जो है इनका जो पूरा नाम था दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन था और दोस्तों उन्होंने टिंडल प्रभाव की खोज की थी। और इन्होंने जब दोस्तों जब जो है कोलाइडी द्रव में सूर्य के प्रकाश को डाला था तो दोस्तों देखते बहुत से जो कण होते हैं वो अनियमित रूप से इधर उधर गति कहते हैं जिसे दोस्तों जिगजैग गति कहा जाता है। इस गति को दोस्तों उन्होंने ब्राउनी गति कहा था और इसको सबसे पहले दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। इसलिए दोस्तों इस गति का नाम ब्राउनी गति कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं दोस्तों ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होती है कौन सी है बताना। दोस्तों जो वाहनों द्वारा जो दोस्तों गैस निकलती है उस गैस का नाम बताना है। जो मोटरसाइकिल और जो 4 पहिया वाहन द्वारा जो दोस्तों गैस बाहर निकलती है उसमें तो कौन सी गैस होती है दोस्तों बताना। 4 ऑप्शन दिए कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन।
तो दोस्तों ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा जो विकसित जो नुकसानदायक गैस है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। और दोस्तों इसका संकेत होता है CO। दोस्तों एक जहरीली गैस है, और दोस्तों ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के जो ही ऑक्साइड बनाती है, जिससे दोस्तों सांस लेने में कठिनाई होती है, और कभी कभी दोस्तों व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या कहलाता है दोस्तों? रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या कहलाता है? सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सेलुलोज। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा जो है सेलुलोज कहलाता है। पृष्ठ क्रमांक 18 में दोस्तों दूध को कुछ देर तक खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, इसका कारण बताना दोस्तों। किसके कारण जो है दूध खट्टा होता है? दोस्तों दूध से जो दही बनता है दोस्तों लैक्टिक एसिड के कारण होता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, नींबू का अम्ल और कार्बनिक अम्ल। तो दोस्तों दूध से जो है खट्टा होने पर दही बन जाता है, और ये दोस्तों जो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दूध से दही जो बनता है वो किस अम्ल के कारण बनता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल के कारण। पृष्ठ क्रमांक 19 देखते हैं दोस्तों, पृष्ठ क्रमांक 19 में क्या पूछा गया है दोस्तों? शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों शीशा संचायक सेल होता है, उसमें पूछा है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जिसमें चार ऑप्शन दिए, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो दोस्तों शीशे के संचयन वाले सेल में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड है, और दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2SO4। इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, H2SO4। ये दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण की अनुपात कितना हो दोस्तों? 18 कैरेट जो स्वर्ण है उसमें शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? दोस्तों जो शुद्ध स्वर्ण होता है वो 24 कैरेट का होता है, और दोस्तों इसमें 18 कैरेट जो सोना दिया है, तो दोस्तों इसमें जो अनुपात होगा वो होगा दोस्तों हमारा दोस्तों 75%। जो अनुपात होगा 18 कैरेट सोने में जो प्रतिशत अनुपात होता है दोस्तों वो होता है 75%, जबकि शुद्ध सोना दोस्तों होता है 24 कैरेट का। पृष्ठ क्रमांक 21 में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से वह संकेतक कौन सा है जो उस स्थिति में उपयुक्त होता है जब सोडियम कार्बोनेट घोल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अनुमापित किया जाता है? तो दोस्तों बताना है इसका क्या आंसर होगा। तो इसके चार ऑप्शन दिए दोस्तों, मैथिलीन ब्लू, फिनोप्थिलीन, मैथिल रेंज, मैथिल रेड और मैथिल ऑरेंज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मैथिल ऑरेंज। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 22 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा रत्न ऑब्लिक उपरत्न पत्थर नहीं है? बताना दोस्तों, नीलम, मोती, पन्ना और माणिक। दोस्तों बताना कौन सा जो रत्न जो है ऑब्लिक उपरत्न पत्थर नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा नीलम। नीलम जो है दोस्तों एक पत्थर नहीं है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 23 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 23 में क्या बोला, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? दोस्तों ग्लूकोज से एथाइल अल्कोहल जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें बताना दोस्तों कौन सा एंजाइम भाग लेता है। और तो दोस्तों इसका जो चार ऑप्शन दिए, जाइमेज, माल्टेज, डायस्टेज और इन्वर्टेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा दोस्तों माल्टेज। माल्टेज जो है दोस्तों ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। दोस्तों ग्लूकोज का जो सूत्र होता है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे, ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6। और दोस्तों एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों C2H5OH। परमाणु बम का विकास किसने किया था दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एटॉमिक बम का जो विकास किसने किया था? सैमुअल कोहेनिन, वार्नर वॉन वॉन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर और एडवर्ड टेलर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। इन्होंने जो है दोस्तों परमाणु बम का विकास किया था। पृष्ठ क्रमांक 25 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो समान मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता पाया जाता है? दोस्तों उस तत्व का नाम बताना है जिसकी मात्रा मानव शरीर में सबसे अधिक होती है। परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक मात्रा में वह तत्व पाया जाता है। चार ऑप्शन देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो दोस्तों जो उस तत्व का नाम है दोस्तों वो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा जो है दोस्तों मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 26 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 26 में क्या है, चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु प्रयोग की जाती है? दोस्तों चुंबक दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। तो दोस्तों में बोलते हैं चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए दोस्तों, मैग्नीशियम, ड्यूरेलियम, स्टेनलेस स्टील और एल्केनो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एल्केनो जो है इस धातु का प्रयोग
दोस्तों चुंबक बनाने में किया जाता है। आयोडीन मानव शरीर के में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? दोस्तों आयोडीन जो नमक होता है मानव शरीर के लिए किस प्रकार से विकास में सहयोग करता है? दोस्तों यह शरीर में जलन प्रक्रिया को बंद करता है, यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, ये O2 थायराइड ग्रंथियों को कार्य को नियंत्रित करता है और यह विषाणु जो रोगों से शरीर की रक्षा करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी। दोस्तों ये जो थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है दोस्तों, और इसकी कमी से दोस्तों घेंगा रोग हो जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य होता है। निम्नलिखित में किस वनस्पति में जो है आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं? सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल और सरसों का तेल। तो बताना किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा नारियल के तेल में दोस्तों वसा अम्ल नहीं होते। फिर इसके बाद 29 देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों एक साइड जो है वैज्ञानिक दिए हैं और एक साइड जो है उनका बताना जो किन चीजों का आविष्कार किया। पहले जैसे मैडम क्यूरी, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एल्फ्रेड नोबेल। रेडियम, पेंसिलिन, डायनामाइट और विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों जो देखते तो मैडम क्यूरी, दोस्तों मैडम क्यूरी ने दोस्तों जो है खोज की थी दोस्तों, वो की थी दोस्तों रेडियम की खोज। और दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने जो खोज की थी दोस्तों वो विकास का सिद्धांत। और अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थी दोस्तों, इन्होंने खोज की थी पेंसिलिन की खोज की थी। और अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट की खोज की थी। तो दोस्तों इस तरह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको आप याद रखना दोस्तों। मैडम क्यूरी ने दोस्तों रेडियम की खोज की थी। दोस्तों रेडियम जो है एक दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ वो पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों जिनसे स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो दोस्तों इसी के लिए इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था, रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज के कारण मैडम क्यूरी को। दोस्तों चार्ल्स डार्विन दोस्तों विकास का सिद्धांत दिया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेंसिलिन की खोज की थी। और जबकि अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। और जो है इन्हीं के नाम से दोस्तों नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था, इसको भी आप याद रखना। अक्सर पूछा जाता है डायनामाइट के आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो अल्फ्रेड नोबेल। तो इसके बाद 30 देखते हैं दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है। प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अवशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है? बताना दोस्तों कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे जो है किस अवशिष्ट को, अवशिष्ट माने दोस्तों बेकार पदार्थ होते हैं, नदियों में विसर्जन को कम करना है। ऑक्सीजन हाशक, ऑक्सीजन उत्पादक, कार्बन उत्पादक और सल्फर उत्पादक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों वो ऑक्सीजन हाशक। ऑक्सीजन हाशक दोस्तों वो तत्व होते हैं जो है जो नदियों में विसर्जन को क्या करते हैं दोस्तों, कम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह जो है हमने आज दोस्तों सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी के दोस्तों आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी सामान्य ज्ञान से संबंधित है दोस्तों, और ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए एमपी पुलिस दोस्तों, एमपी एसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस आदि दोस्तों एक दूसरी परीक्षा के लिए लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों आज आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में दोस्तों फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।